चाचा डेयरी पर पानी भरने जाता तो चाची को भी साथ ले जाता। वापस आता तो कहता कि तेरी चाची किसी काम की नहीं, मटका ही तोड़ दिया। चाची मेरे सामने शर्मिंदा हो जाती। एक रोज चाची से पूछा कि चाची सच बता। चाची कहने लगी खुद ही जाकर देख लेना। अगले रोज मैं चाची की चादर ओढ़े और चल पड़ी। चाचा आगे आगे, मैं पीछे पीछे। फिर उस रात मेरे तो होश ही उड़ गए जब, अरे चाची ये क्या हुआ है, आज फिर पानी गिरा दिया क्या? चाची और चाचा जैसे ही घर में दाखिल हुए, मैंने चाची को देखते ही पूछा। उनके कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके थे, जो जिस्म के साथ चिपके हुए थे, और वो अपना जिस्म छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी बात सुनकर चाची ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं हैरत से उन्हें जाते देख रही थी। पिछले कुछ दिनों से घर में यही रूटीन चल रही थी। चाचा चाची को काम के बहाने से डेरे पर ले जाता, और जब वो दोनों वापस आते तो चाची पूरी तरह से भीगी हुई होती, जैसे कपड़ों समेत नहाकर आई हो, जबकि चाचा संजीदा होता और चाची का चेहरा शर्म से सुर्ख होता था। घर में मैं, चाचा चाची और चाची की 3 बेटियां रहती थी। चाचा की तीनों बेटियां बहुत छोटी थी, एक 6 साल की, एक 4 साल की, जबकि सबसे छोटी 2 साल की थी। चाची उन्हें मेरे हवाले करके चली जाती थी और फिर रात गए वापस आती और आते ही अपने कमरे में चली जाती। गांव का ये माहौल मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी और उनके साथ दुबई में रहती थी। अम्मी की वफात के बाद अब्बू ने मुझे चाचा चाची के पास गांव भेज दिया ताकि मैं इस डिप्रेशन से निकल सकूं जो अम्मी की वफात से हुआ था। दुबई में मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब्बू हमेशा से मसरूफ रहते थे, उनके पास हमारे लिए कभी भी टाइम नहीं होता था। पहले मैं और अम्मी अपनी जिंदगी में मगन रहते थे, लेकिन फिर अम्मी की अचानक बीमारी और उनकी मौत ने मुझे बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। अब मैं बहुत अकेली हो चुकी थी। अब्बू अभी भी अपने कामों में मसरूफ रहते थे। उन्होंने मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझे गांव भेज दिया ताकि माहौल बदले और मैं ठीक हो सकूं। लेकिन यहाँ आकर भी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। ये भी सब अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते थे, जबकि मैं अकेली अपने कमरे में एक मोबाइल में लगी रहती थी और अम्मी को याद करके रोती रहती थी। गांव और इसके लोगों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे मतलब था तो सिर्फ अम्मी की यादों से, उनकी बातों से। वो हर वक्त मुझे याद आती थी। उनके आखिरी वक्त में की गई नसीहतें हर वक्त मेरी समात में गूंजती रहती थी। उन्होंने मुझे नसीहत की थी कि शादी ऐसे शख्स से करना जिसके पास बहुत सा पैसा नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए वक्त हो, जो तुम्हें अपने साथ जोड़ कर रख सके, जो तुम्हें अकेला न छोड़े। मुझे पाकिस्तानी मर्दों से वैसे ही नफरत थी, और ये नफरत मुझे अपने अब्बू की वजह से हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी मर्द अपनी औरतों को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। उन्हें लगता है कि औरत को सिर्फ पैसा चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अपनी अम्मी को अब्बू के लिए एक एक पल के लिए तड़पते देखा था। उनकी आंखें अब्बू से उनके कीमती वक्त की इल्तिजा करती थी, जबकि अब्बू हर महीने एक भारी रकम अम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते और कहते कि कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, और अम्मी हमेशा से बुझ सी जाती। मैं उनके पल पल की गवाह थी। वो अपने आखिरी वक्त में भी सिर्फ अब्बू की राह तकती रहती थी। उनकी आंखों में एक लाहासिल इंतजार था, और फिर एक दिन उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आज भी वो पल याद करके मुझे खौफ से दौरे पड़ते हैं। वो मुझे अकेला छोड़ करी थी। फिर मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। यहाँ मेरी दिलचस्पी का वाहिद मरकज चचा चची की वो छोटी छोटी बेटियां थी, जो अक्सर सहमी निगाहों से मुझे देखती और मुझसे बात करना चाहती थी, और मैं कभी कभी उनसे बातें कर लिया करती थी। मैंने यहाँ आकर देखा कि यहाँ का माहौल भी कुछ खास अलग नहीं था। चाचा सुबह सवेरे चले जाते और शाम को वापस आते। चाची के लिए उनके पास जरा भी वक्त नहीं था। वो इतनी मेहनत से उनकी पसंद का खाना बनाती, उनका इंतजार करती कि वो आएंगे तो खाऊंगी। फिर वो आते और चाची की तरफ देखे बिना ही फौरन वापस चले जाते। और आजकल तो वो चाची को अपने साथ डेरे पर ले जा रहे थे, जो मेरे लिए जरा मशकूक था, लेकिन मैंने भी नजरअंदाज कर दिया कि भाई इनका जाती मामला है, भला मैं क्यों अपनी टांग अड़ाऊं। आज तो मुझे अब्बू की कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने बाकी रिश्तेदारों से मिलूं। मैं जानती थी वो ऐसा क्यों कह रहे थे। वो इसलिए कि मुझे कोई लड़का पसंद आ जाए ताकि वो मेरी शादी करके आजाद हो सके, जबकि मैंने भी ठान रखा था कि किसी सूरत किसी पाकिस्तानी मर्द से शादी नहीं करूंगी। ये सब ऐसे ही होते हैं, अपने सो कॉल्ड अना में कैद रहने वाले। और फिर शाम में चचा की सबसे बड़ी बेटी मेरे पास आई और मेरा हाथ थामती हुई बोली कि एनी बाजी आओ,
बाग में चलते हैं। मुझे हैरत हुई कि यहाँ बाग कहाँ आया। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं उसके मासूम से चेहरे पर नाउमीदी नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसके साथ बाग में चली गई। और यहाँ आकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बाग था जिसमें आम और अमरूद के पौधे लगे थे। एक जानिब पिंजरों में ऑस्ट्रेलियन तोते और चिड़ियाएं कैद थी, जबकि दूसरी जानिब रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। किसी ने ताज़ा ताज़ा पौधों को पानी दिया था। मिट्टी की सौंधी खुशबू मुझे अंदर तक पागल कर गई थी। मैं चहक उठी और हंस हंस कर फूलों और परिंदों के साथ खेलने लगी। जाने कितनी देर ऐसे ही गुजर गई, फिर अचानक अजीब से एहसास ने मुझे चौंका दिया। मैंने दाएं जाने देखा तो एक लड़का अजीब हवन्नकों की तरह मुझे देख रहा था। उसने चश्मा पहना हुआ था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, वो गड़बड़ा कर पौधों में कहीं गायब हो गया। उसने हाथ में एक कैंची पकड़ रखी थी, शायद वो पौधों की काट छांट कर रहा था। दिखने में वो अच्छी शक्ल सूरत का लड़का था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैंने सर झटका और फिर छोटी कजन के साथ वापस आ गई। पर रात को सोते वक्त वो चश्मे के पीछे से झांकती दो आंखें मेरे वजूद से ही चिपक गई थी। मैं रात को ठीक से सो ना पाई। सुबह मेरी आंख चचा की आवाज पर खुली, जो चाची को गुस्से से डांट रहा था। मेरा दिमाग घूम गया। इन मशक्की मर्दों ने मुझे पागल कर दिया है। मैं झटके से बाहर आई और गुस्से से बोली कि ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने। मैं 4 दिनों के लिए आई हूँ, आप लोग मुझे सुकून से सोने भी नहीं देते। मेरे यूं चिल्लाने पर चाचा और चाची दोनों ने हैरत से मुझे देखा। चाचा बड़बड़ाता हुआ चला गया और चाची भी किचन में चली गई। चाची सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। उन्होंने दोपहर का खाना बनाकर डेरे पर भिजवाया। मैं उन्हें इतना काम करते देखकर पागल ही समझती थी, जो हर वक्त अपने शौहर की खिदमत में लगी रहती हैं और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खैर, शाम हुई, चाचा घर आए, खाना खाया और चाची से कहा कि चलो तैयार हो जाओ, डेरे पर जाना है। मैं उस वक्त इधर ही बैठी थी। मैंने फट से पूछा कि डेरे पर ऐसा कौन सा काम है जो चाची के बिना नहीं होता। मेरी बात सुनकर चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि चाची ने फीकी मुस्कुराहट से कहा, बहुत जरूरी काम होता है, पानी भरना होता है जो मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं। मुझे चाची की बात पर गुस्सा तो आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब चाची को ही कोई एतराज नहीं तो मैं क्यों परेशान हूँ उनकी वजह से। खैर, वो दोनों चले गए। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो वही बाग वाला लड़का खड़ा था। मुझे दरवाजे पर देखकर उसके चेहरे का रंग बदला और काफी देर हवन्नकों की तरह मुझे देखता रहा। उसके ऐसे देखने पर मुझे कोफ्त हुई। मैंने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा कि क्या है, क्यों घूर रहे हो? वो घबरा गया और बोला, चाची से मिलने आया हूँ। मैंने कहा कि वो घर पर नहीं है, चाचा के साथ डेरे पर गई है। मेरी ये बात सुनते ही उसके माथे पर शिकने उभरी और वो बिना कुछ कहे वापस पलट गया। मुझे ताज्जुब हुआ और फिर दरवाजा बंद करके मैं वापस आ गई। छोटी कजन से मुझे पता चला कि वो लड़का हमारे बड़े ताया का इकलौता बेटा फराज था, जो ज़राअत की पढ़ाई कर रहा था। मुझे हैरत हुई कि इतने ठंडे मिजाज का लड़का, वो भी मेरा कजन। खैर, रात गई, चाचा चाची वापस लौटे। चाची आज फिर उसी हालत में थी। मैंने चाची से कहा कि आप दूसरे कपड़े साथ ले जाया करें, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप गीले कपड़ों में आती हैं। मेरी बात सुनकर चाचा भड़क उठा और कहा कि ये किसी काम की नहीं है, सारे मटके तोड़ दिए, सारी मेहनत जाया कर दी मेरी। वो गुस्से से कहते हुए चले गए। मैंने चाची से पूछा तो पहले वो शर्मिंदा हुई और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी को बता नहीं सकती मेरे साथ क्या होता है, तुम खुद ही देख लेना। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं बुरी तरह परेशान हो गई। कुछ तो ऐसा गलत था जो मुझे मालूम नहीं था। मैंने प्लान बनाया था कि अब मैं इस रात से पर्दा हटाकर ही रहूंगी। आखिर चचा इतने मुलाजमों के होते हुए चाची को पानी भरने के लिए क्यों लेकर जाते हैं, और चाची घर का काम भी अकेले ही करती हैं। मुलाजिमा बस झाड़ू पोछा लगाती है। मुझे यहाँ आए 15 दिन हो गए थे, लेकिन मैं ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही अपनी अम्मी की यादों में खोई रहती थी। अब बाहर निकलना शुरू किया तो एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन शाम में मैंने चाची से कहा कि आज चचा के साथ नहीं जाएंगे, आज आप घर में रहेंगी, मैं कुछ करती हूँ। ये सुनकर चाची का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया और उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं ही जाऊंगी, मैं अपने शौहर को नाराज नहीं कर सकती। वो घबरा कर उठ बैठी। मैंने चाची का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठाया और कहा कि चाची, हर औरत और हर बीवी के कुछ हुकूक भी होते हैं जिन्हें शौहर भी पामाल नहीं कर सकता। मैं नहीं जानती चचा आपके साथ डेरे पर क्या करता है, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने हक के लिए बोलें और चचा आपको वो इज्जत दे जिसकी आप हकदार हैं। ये सुनकर चाची की आंखों में पानी भर आया और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया हो। खैर,
چچا نے شام میں کھانا کھایا اور پھر چاچی کو آواز دی کہ جلدی سے تیار ہو جا۔ چاچی یہ سن کر سوکھے پتے کی طرح لرز گئی۔ میں نے چاچی کو کمرے میں ہی چھوڑا اور فٹافٹ چادر اوڑھ کر باہر آ گئی تاکہ چچا مجھے پہچان ہی نہ سکیں۔ مجھے دیکھتے ہی چچا بولے کہ اتنے دنوں سے چادر کا خیال نہیں آیا اور آج تمہیں شرم آ گئی۔ میں کچھ نہ بولی اور خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ گھر میں گاڑی بھی تھی اور بائک بھی تھی، لیکن چچا روز ہی چاچی کو پیدل لے کر جاتے۔ ڈیرا گھر سے 1 کلومیٹر دور تھا۔ خیر ابھی ہم آدھے راستے میں ہی پہنچے جب اچانک ایک گاڑی چرچراتی ہوئی ہمارے پاس آ کر رکی اور اس میں سے کچھ نقاب پوش اترے اور مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے اور پیچھے چچا چلاتے رہ گئے، کون ہو تم لوگ؟ میں غصے سے دھاڑی۔ تبھی آواز ابھری کہ چاچی پریشان نہ ہو، میں ہوں فراز، چاچا کو سبق سکھانے کے لیے آپ کو اغوا کیا ہے۔ اور پھر جیسے ہی میں نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ حیران رہ گیا۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے پوچھا اور پھر میں نے اسے سب بتا دیا۔ اس نے پھر اپنا ماتھا پیٹا اور کہا کہ میرا سارا پلان خراب کر دیا۔ اس پر میں نے غصے سے کہا، تم نے بھی تو میرا پلان خراب کر دیا، میں بھی چچا چاچی کے راز سے پردہ اٹھانے والی تھی، لیکن تم نے آ کر کھیل ہی بگاڑ دیا۔ ہماری لڑائی سن کر ایک لڑکا بولا، آپ دونوں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ یہ فراز کا دوست تھا اور پھر ہم نے جلدی سے ایک نیا پلان بنایا۔ فراز نے چاچی کو کال کی اور انہیں سب سمجھایا۔ چاچی پہلے تو منع کرتی رہی، پھر مان گئی اور یوں ہمارا کھیل شروع ہوا۔ دراصل چاچا اور چاچی کی شادی زبردستی ہوئی تھی، ایک ونی کے بدلے میں۔ چاچی کو چاچا سے بیاہ دیا گیا تھا اور بعد میں جب دادا ابو کو احساس ہوا کہ ونی کس قدر غلط چیز ہے تو انہوں نے ساری دولت چاچی کے نام کر دی تاکہ چاچا کبھی انہیں طلاق نہ دے، لیکن بدقسمتی سے چاچی کے گھر بیٹا پیدا نہ ہوا اور پھر کسی پیر نے چچا کے کان بھرے کہ اپنی بیوی سے پانی کے 10 مٹکے ایک ساتھ بھروانا اور اس کے سر پر اٹھوانا اور اس کے بعد ان سے تعلق بنانا تو تم لوگ جلدی بیٹے کے ماں باپ بن جاؤ گے۔ اور اسی بات کے چکر میں چچا بیچاری چاچی کو پیس رہے تھے، ان سے 10 مٹکے نہیں اٹھائے جاتے تھے۔ فراز یہ سب میری طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے چچا کو سبق سکھانے کے لیے پلان بنایا کہ چاچی کو کچھ دنوں کے لیے چچا کی نظروں سے غائب کر دیا جائے تاکہ انہیں اپنی بیوی کا احساس ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چاچی کو ہم نے چھپا کر رکھا۔ چاچا نے اپنی پوری کوشش کی لیکن وہ چاچی کو نہیں ڈھونڈ پائے، اور پھر جب پورے گھر کا نظام درہم برہم ہوا تو انہیں چاچی کا احساس ہوا۔ انہیں کوئی پانی تک پوچھنے والا نہیں تھا، بچیاں بیمار ہو چکی تھی، وہ انہیں نہیں سنبھال سکتے تھے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بیوی کس قدر بڑی نعمت ہے، خاص کر نیک بیوی۔ اور پھر ہمیں چچا پر ترس آ گیا اور ہم چاچی کو ان کے سامنے لے آئے۔ ہمیں لگتا تھا چاچا ہم پر غصہ کریں گے، لیکن وہ رو پڑے اور چاچی سے معافی مانگی۔ وہ دونوں خوش تھے۔ مجھے اب سمجھ میں آیا تھا کہ ابو کیوں گاؤں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن مجھے ایک بات کی خوشی تھی کہ اپنے ماں باپ کے رشتے کو صحیح، لیکن میں نے چچا اور چاچی کے رشتے کو ضرور ٹھیک کر دیا۔ میں نے مسکرا کر فراز کو دیکھا، اس کے بنا یہ نہ ہو پاتا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں جان گئی تھی وہ مجھے پسند کرتا ہے، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جب ابو کا فون آئے گا تو میں بتا دوں گی کہ مجھے فراز پسند ہے، کیونکہ وہ عورتوں کی عزت کرتا ہے اور مجھے ایسے ہی کسی شخص کی تلاش تھی۔ میں مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور فراز نے پورے جذب سے مجھے دیکھا تھا۔